नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगेड़ आपका एनकेएस बायोलॉजी परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा हूं लेबर स्टूडेंट की बायोलॉजी, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। आज हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट फिफ्थ में हम पढ़ेंगे इसमें समष्टि परिस्थितिकी, मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी, देखो यहां पर पॉपुलेशन इकोलॉजी से पहले बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म का जो समूह है वही क्या कहलाता है, एक तरह से पॉपुलेशन कहलाता है। तो देखिए, पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच, मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच, जीवीय तथा भौतिक, अजीवीय, अबायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी क्या है भाई? पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है आप लोगों का? इकोलॉजी। मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन 4 स्तरों से संबंधित होता है। पहला तो है जीव, दूसरा है समष्टि, तीसरा है समुदाय और चौथा है जीवोम। ठीक है, तो यहां पर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, फिर पॉपुलेशन की बात कर रहा है, फिर कम्युनिटी की बात करता है और फिर बायोम की बात कर रहा है। इस अध्याय में हम पारिस्थितिकी के समष्टि स्तरों के बारे में पढ़ेंगे। समष्टि मतलब यहां पर क्या है? पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इधर पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते। याद रखना कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में करेंगे, जैसे जन्मता और मरता। लेकिन समष्टि में जन्म दरें होती हैं और मृत्यु दर होती हैं। यहां यह बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव हैं, जीव का क्या होता है? जन्म, और क्या होती है? मृत्यु। लेकिन यदि पॉपुलेशन या समष्टि की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? समष्टि की। समष्टि में एक ऑर्गेनिज्म नहीं, समष्टि में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा जन्म दर और मृत्यु दर। तो आपको यह समझना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है? ये वाला दर। समष्टि समूह है। समष्टि क्या है? जीवों का समूह है। तो जीवों का जो समूह है उसमें दर होती है। क्या होती है? दर। और जीव की क्या होती है? जन्म और मृत्यु होता है। तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि यहाँ क्या बात बोल रहा है। कि समष्टि के कुछ ऐसे गुण हैं जो जीव से क्या हुए? अलग हैं। जीव का जन्म और मृत्यु होती है, लेकिन पॉपुलेशन की जन्म दर और मृत्यु दर होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दर होती है। समष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए इस दर को समष्टि के सदस्यों के संबंध में संख्या में परिवर्तन के रूप में प्रकट किया गया है। तो हमारे पास में दो हैं, एक तो जन्म दर और दूसरा क्या है? मृत्यु दर। देखिए समझते हैं। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जन्म दर की गणना प्रति व्यक्ति जन्म दर के रूप में करते हैं। जैसे कि प्रति व्यक्ति जन्म दर कितना है? जन्मे व्यक्तियों की कुल संख्या और आरंभिक समष्टि घनत्व कितना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर किसी तालाब में पिछले साल कमल 20 पौधे थे, कमल के कितने पौधे? 20 पौधे थे, और जनन द्वारा 8 नए पौधे और आ जाते हैं, तो ताल में प्रति व्यक्ति जन्म दर कितनी होगी? तो कुल कितने आए हैं? 8। कितनों पर आए हैं? 20 पर। तो जन्म दर कितनी हो गई है? 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष। तो ये जन्म दर निकल गई। मृत्यु दर की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे? कि मृतकों की कुल संख्या, आरंभिक समष्टि घनत्व। तो यहां एग्जांपल दिया हुआ है, अगर प्रयोगशाला समष्टि में 40 फल मक्खियों में से 4 फल मक्खियां व्यक्ति विशिष्टकृत समय अंतराल में के जैसे 1 सप्ताह के दौरान मर जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर कुछ मर गई, 4 मर गई, तो प्रति व्यक्ति मृत्यु दर कितनी होगी? तो यहां मृतकों की कुल संख्या कितनी है? 4। आरंभिक की कितनी थी? 40। आरंभ में 40 थी, तो यहां पर हमारे पास में जो दर आई वो कितनी आई? 0.1 प्रति व्यक्ति फल मक्खी प्रति सप्ताह। तो यहां पर हमने ये दोनों बात करी है, जन्म दर की और मृत्यु दर की। अब समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण क्या है? लिंग अनुपात, सेक्स रेशो। किसको दर्शाता है? यदि नर व मादा का अनुपात व्यष्टि
है तो नर या मादा है, लेकिन समष्टि का लिंग अनुपात है तो जैसे कि समष्टि का 7% क्या है, स्त्री है, तो 40% क्या हो जाएंगी, 40% क्या हो गए, नर हो गए। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 गुण पढ़ लिए, जन्म दर, मृत्यु दर और लिंग अनुपात। चौथा हमारे पास में है आयु पिरामिड। कैसे, एक जो पॉपुलेशन है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो 3 तरह की आयु शो करता है। सबसे पहले स्टार्टिंग वाली जो हम जिसको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, कौन सी, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, फिर आती है रिप्रोडक्टिव फेज जनन काल वाली, और फिर आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो यहां पर इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, देखिए यहां पर आयु पिरामिड में यदि एक मनुष्य की आयु की बात करें तो उसमें भिन्न भिन्न टाइप के काल होते हैं। पहला है जन्मोत्तर, जन्म पूर्व, यहां दिया हुआ है जन्म पूर्व, जन्म शम और जन्म मोत्तर। मतलब ये वाला जो शो करता है बेस, ये करता है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, और ये कौन सी है, रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है, और ये क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज है। ये कौन सी है बेटा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। जनसंख्या में आयु के 3 समूह होते हैं, पूर्व जननशील, जनन से पूर्व वाली, और ये जननशील, और ये पश्च जननशील। तो प्रत्येक जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या का एक अनुपात होता है। इसको ग्राफ में चित्रित करने पर यह अनुपात ग्राफ एक पिरामिड के आकार का होता है। देखो यहां पर हमारे पास में यहाँ 3 तरह के पिरामिड दिखते हैं। किसके आधार पर, इस पिरामिड को, इसमें बोलेंगे कि जनसंख्या क्या है, बढ़ती हुई है, तो ये होता है ट्राइंगल शेप्ड। इसमें क्या है, पॉपुलेशन स्टेबल है, इसमें क्या है, स्टेबल है, ये होता है बेल शेप घंटाकार। और इसमें क्या है, स्टेबल, इसमें पॉपुलेशन घटती हुई है। कैसी है बेटा, घटती हुई, तो ये होता है आप लोगों का अर्ण से या फ्लास्क के आकार का। अब यहां समझना, यहां पर हमारे पास में यदि यहां 3 स्टेज हैं, कौन कौन से स्टेज हैं, देखिए यहां पर हमारे पास में 3 स्टेज हैं। ये शो करता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये शो करता है रिप्रोडक्टिव मतलब जननशील, और ये वाला पोर्शन शो करता है प्री रिप्रोडक्टिव। तो हमारे पास में 3 क्या है, आयु के पैराग्राफ है, 3 आयु वाले ग्राफ है। यहां पर जो प्री रिप्रोडक्टिव है इसके नंबर ज्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव के कम हो जाएंगे, और फिर कम हो जाएंगे किसके, फिर कम हो जाएंगे हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव के। तो ये जब यहां जाएंगे तो इनमें जनन की क्षमता ज्यादा है, तो यहां पर जनसंख्या कैसी है, बढ़ती हुई। लेकिन यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों के नंबर क्या है, सेम है, इसलिए आगे जो हम बात करेंगे जनसंख्या स्टेबल रहेगी। और यहां पर जब इनकी संख्या कम है तो इन फ्यूचर में तो इनके तो और कम हो जाएंगे, और ये तो कम हो ही रहे हैं, ये तो कम हो ही रहे हैं, तो ये किसको दर्शाता है, घटती हुई जनसंख्या को। इस तरह की यदि हम बात करें जो हमारा ग्राफ है, तो आप लोगों ने देखा होगा विकसित और विकासशील देश, विकसित जो डेवलप्ड हो चुके हैं, विकासशील जो डेवलप्ड होने की कगार पर है, डेवलप्ड होने जा रहे हैं। तो ये विकासशील देशों के लिए हैं और ये विकसित देशों के लिए हैं, और ये देश क्या है, अपनी पॉपुलेशन घटा रहे हैं, यहां पर ये बात है। तो यहां पर 3 चीजें आपको बता रही हैं आयु के पिरामिड किस तरह से दर्शाए हुए हैं। अब नेक्स्ट इसका कैरेक्टर होता है वृद्धि दर। वृद्धि तो वही से, लेकिन उसे टाइम के अकॉर्डिंग नापा जाए तो इसे बोलेंगे वृद्धि दर। वृद्धि दर यदि बात करें तो वृद्धि की इंट्रिंसिक दर बर्थ माइनस क्या होगी, डेथ रेट। जन्म दर में से मृत्यु दर को माइनस किया जाए तो वही इंट्रिंसिक दर या वृद्धि होती है। और वृद्धि दर को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं dn/dt, और प्रतिशत दर कैसे हो जाएगी, dn/dt/n × 100। समष्टि घनत्व को बढ़ाने या घटाने वाले 4 मूलभूत प्रक्रम हैं, जन्म दर, मृत्यु दर। कहीं पर भी कोई भी समष्टि या पॉपुलेशन है उसकी जो डेंसिटी बढ़ेगी वो 4 तत्वों पर निर्भर करेगी। पहला तो है जन्म दर, जितनी ज्यादा जन्म दर होंगी उतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन मृत्यु दर ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा है आप्रवासन। आप्रवासन का मतलब क्या है कि इस समष्टि में ऑर्गेनिज्म ऐड हो रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन उत्प्रवासन, यदि यहां से ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं, इमाइग्रेशन कर रहे हैं और मोर्टिलिटी, मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए
समष्टि घनत्व को बढ़ाने और घटाने वाले 4 मूलभूत प्रक्रम हैं: जन्म दर और मृत्यु दर, आप्रवासन व उत्प्रवासन। सामान्य परिस्थिति में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में अप्रवासन मतलब इमिग्रेशन और उत्प्रवासन की अपेक्षा जन्म दर और मृत्यु दर सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। इमिग्रेशन देन एमिग्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? नेटिलिटी और बर्थ रेट है। चलिए भाई आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या है। जनसंख्या वृद्धि दर की ग्राफ, हमारे पास में 2 ग्राफ है। एक तो है चरघातांकी जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। चरघातांकी ग्रोथ कब की बात करता है? ये बात करता है असीमित संसाधन पारिस्थितिकी में चरघातांकी रूप से वृद्धि करने वाला कोई भी जाति थोड़े समय में ही विशाल जनसंख्या घनत्व तक पहुंच जाती हैं। देखो यहां एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या चरघातांकी वृद्धि की बात करें तो ये जब शो होती है जब जो रिसोर्सेज हैं, सोर्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो? असीमित। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यदि अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी, जो कि होता ही नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है असीमित, तो आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं असीमित संसाधन परिस्थिति में चरघातांकी रूप से वृद्धि करने वाला कोई भी जाति थोड़े समय में ही विशाल जनसंख्या क्या कर सकती है? पहुंच सकती है। अगर n साइज यहां किसको दर्शा रहा है? समष्टि को, और जन्म दर के रूप में b और मृत्यु दर के रूप में d निरूपित की जाती हैं, तो हमारे पास t अवधि में, t समय में dn/dt के दौरान वृद्धि या कमी निम्नलिखित होगी। dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी। बी की किसको डिनोट करता है? जन्म दर को। d किसको करता है? मृत्यु दर को। इनटू n क्या है? यहां पर दर, साइज। तो b माइनस डी इज इक्वल टू क्या गया? r हमने बताया था इंटेंसिक रेट है, तो dn/dt इज इक्वल टू rn। तो ये याद रखना ये किसकी इक्वेशन है? ये है चरघातांकी वृद्धि की। और इसका ग्राफ कैसा आता है? इसका ग्राफ आता है हमारे पास में जे शेप्ड। r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर है, चरघातांकी वृद्धि है। समीकरण के रूप में लिखें तो ये क्वेश्चन याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन देगा। nt इज इक्वल टू n नॉट ent भी आएगा यहाँ पे, ENT। देखिए यहां पर NT क्या है? T समय बाद डेंसिटी है, 0 समय पर डेंसिटी है। R क्या है? वृद्धि दर की इंटेंसिक दर, और E क्या है? लघु गुणांक है। अब यहां पर R के मूल्य सबके लिए अलग अलग दिए हुए हैं। इन्होंने नोटिस किया था और कैलकुलेट किया। नॉर्वे के चूहों के लिए R की वैल्यू क्या है? 0.015। और इसी तरह से जो बीटल्स होते हैं, वो बीटल्स छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, उनके लिए कितनी है? 1.2 है। और 1981 में भारतवर्ष में मानव समष्टि के लिए कितनी मानी गई है? 0.0205 थी। ये बस आप लोगों के यहाँ पर चरघातांकी ग्राफ ये दर्शाता है कि असीमित यदि संसाधन हो तो ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है, लेकिन असीमित संसाधन कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक कौन सी है? रियलिस्टिक नहीं, आर्टिफिशियल या हाइपोथेटिकल ग्रोथ है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कर्व है वो सिग्मोइड या एस शेप्ड आता है, जिसे निम्न समीकरण से प्रकट किया जाता है। dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k से निरूपित करते हैं। और r किसको दर्शाता है? यहाँ पर बायोटिक पोटेंशियल को। dn/dt क्या है? जनसंख्या परिवर्तन दर। n क्या है? जनसंख्या। k क्या है? कैरिंग कैपेसिटी या पोषण क्षमता। यहाँ पर ये इक्वेशन याद रखना है, इसमें k ऊपर आता है। क्या आता है? k माइनस n अपॉन k। याद रखना अल्फाबेट एबीसीडी में के पहले आता है तो के को पहले ही लाना पड़ेगा, और जो पहले आएगा वो नीचे भी आएगा। इसका ग्राफ हमें जे शेप्ड मिलता है, इस तरह से ये जे शेप्ड मिलता है। dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस अपॉन k। जब अनुक्रियाएं वृद्धि को सीमित करने वाली नहीं होती तब आरेख चरघातांकी होता है। यहां पर क्या है? सीमित कारक वाली नहीं होंगी तो ये इस तरह का जे शेप मिलता है। लेकिन जब अनुक्रियाएं वृद्धि के लिए सीमाकारी हो तो आरेख हमें कैसा मिलता है? लॉजिस्टिक। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये कौन सी है? एक्सपोनेंशियल की है, और ये कौन सी है? लॉजिस्टिक ग्रोथ की। तो यहां तक हमने पॉपुलेशन के जो गुण हैं, एट्रीब्यूट है, उनके बारे में अध्ययन किया है। क्या क्या इस पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट है? पॉपुलेशन की जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है, पॉपुलेशन में लिंग अनुपात होता है, पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है, और देन पॉपुलेशन में हमारे पास में वृद्धि ग्रोथ के मॉडल हैं। यहाँ पर कौन कौन सा? एक्सपोनेंशियल, और दूसरा क्या था? लॉजिस्टिक। देन लॉजिस्टिक कौन सा है? रियलिस्टिक है। एक्सपोनेंशियल कौन सा है आप लोगों का? यहाँ पर हाइपोथेटिकल है, जो इमेजिनेशन किया जा सकता है, रियलिस्टिक नहीं है।
तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनना होगा वो इस पॉइंट से बच जाएगा। आगे हमारा इसमें टॉपिक स्टार्ट होगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, मतलब ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं एक पॉपुलेशन में उनके बीच में इंटरेक्शन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।